So Ant Studio तो आपने like what I have seen कि whole concept is about sustainability. तो वो कैसे आया उसके अंदर sustainability? या सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से ना हम लोग मतलब आज की तारीख में हम ये देखते हैं कि बिल्डिंग बनाना एक अलग चीज़ है और सस्टेनेबिलिटी एक एडिशनल फीचर हो गया। मतलब आप अपना घर बना रहे हो, मैं आपको कह दूंगा यार आप बिना सोचे समझे कुछ भी आपका मटेरियल का मैं आपको सजेस्ट कर दूं तो उसमें शायद आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एनवायरनमेंट को बहुत फ़र्क पड़ेगा। पहले हमने ईंट का बनाया था, ये प्रोटोटाइप ब्रिक से कुछ ऐसा जाली टाइप का बना के पानी डाल के हमने देखा कि क्या ये जो कॉन्सेप्ट है ये काम करता है कि नहीं करता। हमने देखा कि उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। सीमेंट ब्रिक, टेराकोटा का जो टेराकोटा का जो ब्रिक होता है उससे हमने बनाया था। आई बिलीव कूलेंट का कंसेप्ट ही टेराकोटा पे है, राइट? टेराकोटा कूलेंट पूरा मिट्टी से बेस्ड है। हाँ। हमें यूनाइटेड नेशंस का भी एक ग्रांट मिला है यूएन का। एंड तो उससे क्या है कि एक आइडिया जो था ये वो स्टार्टअप बन गया है। So welcome Manish. It is our first episode of Let's Decode Stories. So today we will be discovering about sustainability from you, since you have done an exceptional work, right? So I will start with the basic. How did the Ant Studio start? Hi, thank you first of all for having me here. Yeah. So Ant Studio, it started with the idea that I was kind of pretty much troubled with the traditional way of normal practices. मुझे ऐसा लगता था कि जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात होती है। वी डोंट रियली काफ़ी कम प्रैक्टिसेस ऐसे होते हैं जो दे टॉक अबाउट रिसर्च और फिर आर्ट, नेचर, मतलब ये सब चीज़ें जो है विच वी डोंट फाइंड इन रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं होता। करेक्ट। तो मैं सोच रहा था कि यार ऐसा कोई जगह होना चाहिए जहाँ पर वेर यू कैन एक्चुअली ट्राई ऑल ऑफ दिस, कुछ नए नए चीज़ें एक्सपेरिमेंट करे या जो भी इस तरीके का। सो एक्चुअली दैट वाज द रीज़न आई स्टार्टेड माय ओन प्रैक्टिस एंड विद एंट थिंकिंग कि आई कैन हैव माय ओन फ्लेक्सिबिलिटी। So आपका बैकग्राउंड भी आर्किटेक्चर से या लाइक फ्रॉम फैमिली बैकग्राउंड? No, not at all. My dad was a very small businessman. Okay. एक छोटा सा कैमरा प्रेस था जहाँ पर नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव जो ऑफसेट प्रिंटिंग का जो वो डेवलप करते हैं कैमरा में, तो he had the small business. अच्छा। And mom was a housemaker. So दूर दूर तक किसी का आर्किटेक्चर में कोई एंट्री नहीं है। तो आपको इंटरेस्ट कैसे आया इसके अंदर? फ्रॉम डे वन फ्रॉम योर स्कूल टाइम था या कॉलेज के अंदर कुछ हुआ? कुछ होता है ना ट्रिगरिंग पॉइंट सबका। यार बचपन में ना हम लोग ये जहाँ पर मैं वेयर आई ग्रू अप, खेलने के ज़्यादा टॉयज नहीं होते थे। तो हमारे पास सिर्फ वही होता था कि जो पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स जो वो कार्ड्स, ताश खेलने के बाद जो कार्ड्स होते हैं, करेक्ट, तो वही हमारे पास होता था खेलने के लिए। तो हम लोग क्या है कि बचपन में उसी को यूज़ करके मैं एक ऐसा सिटी और वो सब बनाता था, ऐसे छोटे छोटे प्लेइंग कार्ड्स यूज़ करके, उन्हीं को फोल्ड करके, उन्हीं को स्टेपल करके, ऐसा कुछ। तो आई यूज्ड टू, उस समय बचपन में यही इंटरेस्ट था कि दैट वाज ऑल वी हैड। तो हम उसी से एक ऐसा छोटा सा टाउनशिप या सिटी या फिर उसी से बना के, दैट मेरे लिए कंस्ट्रक्शन या डिज़ाइन तो मतलब वही था। तो उसी का मैं अपना डैड के नाम पे, माय डैड्स नेम इज सुब्बाराव, कि सुब्बाराव अपार्टमेंट ऐसा कुछ करके बनाता था, या फिर माय ग्रैंडमदर्स इज नाम के ऊपर, मतलब ऐसे सोसाइटीज आई यूज्ड टू मेक, दैट यूज्ड टू बी रियली फन। तो जब मैं कॉलेज में आके जब किसी ने बताया कि ऐसा कोई प्रोग्राम है AEEE में, आप एग्जाम को देके यू कैन बिकम एन आर्किटेक्ट, मैं सोचा यार ये तो सही है ये तो मैं बचपन से कर रहा हूँ तो क्यों नहीं ये ट्राई करूँ। सो लिटरली दैट वाज ऑल आई न्यू आर्किटेक्चर के बारे में, मतलब बिल्डिंग्स बनते हैं और बिल्डिंग का डिज़ाइन हो सकता है। तो या दैट्स ऑल। एंड लकीली अच्छा रैंक आया तो दिल्ली में सीट मिल गया स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में। सो दैट्स कौन सी ईयर में थे आप? आई जॉइन 2004 से 2009 तक मैंने आर्किटेक्चर किया था। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। कॉलेज में SPA being SPA, the exposure was good. दिल्ली आना लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। तो सो या दिस इज। एंड व्हाट अबाउट योर इंटर्नशिप? उधर तब भी की होगी आपने, राइट? इंटर्नशिप मैंने बैंगलोर से किया था। अच्छा। तो मिस्टर संजय मोहे, माइंडस्पेस आर्किटेक्ट्स, ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन, बहुत मतलब फैंटास्टिक व्हेन इट कम्स टू द काइंड ऑफ वर्क।
तो वो काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे लाइट के ऊपर, लाइट एंड द क्वालिटी। उनका काम में मुझे सबसे बेस्ट ये लगता था कि घर के अंदर जो लाइट है तो उसके साथ किस तरीके से वो डिज़ाइन करते थे, शैडोज वाज फैंटास्टिक। तो आई वर्कड विथ हिम एंड तो उनके थ्रू स्पेशल क्वालिटी क्या होता है और यू नो उनसे काम करते गए ये देखा कि जैसे ही यूज्ड टू टॉक अ लॉट अबाउट बीवी दोशी, जेफरी बावा एंड चार्ल्स कोरिया, इनके काम के बारे में ही यूज्ड टू टॉक अ लॉट। तो वहाँ से फिर मैंने उनके काम फॉलो किया जो जिनके बारे में मोहे यूज्ड टू टॉक क्वाइट अ बिट एंड सो या वो देख के आई वाज वेरी इंस्पायर्ड। एंड व्हाट अबाउट द एंड स्टूडियो, वो कब स्टार्ट हुआ था? एंड स्टूडियो स्टार्ट हुआ है 2014 में 14 and it's exactly 10 years now. I started in sometime in the first week of March. So you can say in a week's time it will be 10 years. Yeah, it will be a decade. It is a decade of ant. So we guys are really excited. तो हम लोग so let's see. So ant studio तो आपने like what I have seen कि whole concept is about you know sustainability. तो वो कैसे आया उसके अंदर sustainability? Yeah, sustainability मेरे हिसाब से ना हम लोग मतलब आज की तारीख में हम ये देखते हैं कि बिल्डिंग बनाना एक अलग चीज़ है और सस्टेनेबिलिटी एक एडिशनल फीचर हो गया, मतलब या जो भी। मुझे शुरू से ऐसा लगता है कि सस्टेनेबिलिटी कोई अलग पार्ट नहीं है हमारा, जो भी हर एक्शन का, जैसे एज एन आर्किटेक्ट हमारे पर एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हमारा एक्शन से बहुत ज़्यादा रिएक्शन रहता है। अगर मैं आपको किसी भी क्लाइंट को, जैसे आप अपना घर बना रहे हो, मैं आपको कह दूंगा यार आप बिना सोचे समझे कुछ भी आपका मटेरियल का मैं आपको सजेस्ट कर दूं, तो उसमें शायद आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एनवायरनमेंट को बहुत फ़र्क पड़ेगा। करेक्ट। और हमारा चॉइसेस से लेके कि क्या मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं, कितना सीमेंट यूज़ करते हैं और किस टाइप का हम घर बना रहे हैं, उसमें वेंटिलेशन कैसा है, एनवायरनमेंट जो भी चीज़ें हैं, उससे यूज़र से ज़्यादा, क्योंकि आप कह सकते हैं यार मैं तो फाइनेंशियली हम तो सॉर्टेड है, हमें मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कई सारे क्लाइंट्स ये भी कहते हैं कि यार जब हम जाके बहुत ज़्यादा हम एम्फेसाइज करते हैं कि हम लो एनर्जी घर को बनाते हैं, उसका मतलब ये कि उसमें जो एनर्जी कंज्यूम होता है वो भी कम होना चाहिए, जब घर बनने के बाद जो एनर्जी कंज्यूम होता है वो भी कम होना चाहिए। तो काफ़ी लोग का ये कहता है कि यार उससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें तो भाई आप इसकी चिंता मत करो, हमारे पास बहुत मतलब ठीक ठाक पैसा है, तो आप एसी भी डाल देना चलेगा, मतलब वी कैन अफोर्ड। लेकिन सिर्फ अफोर्डेबिलिटी पैसे से नहीं होता, एनवायरनमेंट से भी वो जुड़ता है। तो लोगों का पर्सपेक्टिव कैसा है कि लाइक सस्टेनेबिलिटी इज एक्सपेंसिव या क्या कुछ आपको सस्टेनेबिलिटी का जो इनिशियल जो मेजर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लेकिन आगे जाके आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह वो बहुत कम हो जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस, कितना मार्जिन डिफरेंस होगा ओवरऑल? 5 to 10% अप्रॉक्सीमेटली। एंड हाउ इज द क्लाइंट रिएक्शन, लाइक दे आर एक्सेप्टिंग या कैसा है? ओ या इनिशियली ये चीज़ मुझे कम्युनिकेट करने में काफ़ी दिक्कत होता था, उसमें लोगों को समझाने में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बट अब यार लगता है जैसे काम हम लोगों ने किया है, जब लोग देखते हैं कि इस तरीके का आउटपुट निकलता है, हम सस्टेनेबिलिटी को भी लेके बहुत लग्जूरियस और हाई एंड चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं। तो उससे लोगों की थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। इनिशियली ये था कि सस्टेनेबिलिटी मतलब यार आप मिट्टी का घर बना रहे हो या फिर लो टेक का, इसमें फिनिश नहीं है, इसमें लाइक यू नो वो नहीं है करके लोगों का ये परसेप्शन होता था पहले। बट आज की तारीख में जैसा हम उनको दिखाते हैं कि नहीं, मतलब सस्टेनेबिलिटी भी एक बहुत फिनिश और प्रोडक्ट बन सकता है, उससे भी आपको वो जो लाइफस्टाइल जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मॉडर्न घर से मिलना चाहिए, आप उसमें इसमें भी मिलेगा। तो यू कैन से कि पीपल आर हैप्पी, आई थिंक पीपल आर एक्सेप्टिंग इट, पीपल आर एक्सेप्टिंग इट। अब आजकल अवेयरनेस भी काफ़ी बढ़ गया है, तो इट्स गुड। एंड हाउ डिड द कूलेंट थिंग स्टार्टेड? कूलेंट स्टार्ट हुआ था हम लोग एक फैक्ट्री में। आई वाज आस्क्ड टू डिज़ाइन आर्ट इंस्टॉलेशन। आई एम एन आर्किटेक्ट एंड ऑल्सो मैं कुछ आर्ट इंस्टॉलेशंस वगैरह भी करता हूँ। तो एक डीजी सेट के सामने मुझे इंस्टॉलेशन बनाना था फॉर देम। तो ये डीजी सेट से ना बहुत ज़्यादा गर्म हवा निकलता है, तो आपको समर्स में इन मई जून के आसपास उसके सामने खड़ा होना इज़ इम्पॉसिबल। इतना ज़्यादा गर्म हवा निकलता है कि आप लिटरली, जब मैं इनिशियली साइट विजिट किया था, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। लोगों ने ये जब मुझे क्लाइंट ने और लोगों ने कहा तो मैंने बिलीव नहीं किया। मैंने सोचा यार ये क्या, मतलब ये तो ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मतलब कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। मैंने ला के देखा तो वो जितना गर्म हवा निकलता है 10 मीटर्स पर सेकेंड हवा का वेलोसिटी है।
जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जो नॉर्मल आज के ये जो हवा है, हम्म। इट्स नॉट इवन 1 मीटर पर सेकंड जो स्टैटिक है। हम्म। कंफर्टेबल आपको पंखे से जो मिलता है 2-2.5 मीटर पर सेकंड का हवा हम्म। आपको मिलता है। 10 मीटर्स पर सेकंड मतलब लिटरली इट कैन पुश। हम्म। इतना हवा ये डीजी सेट से बाहर थ्रो करता है। तो उसके सामने लोग पीपल यूज टू रन फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, भागते थे उसके अवॉइड करने के लिए। हाँ। तो इतना हॉरिबल था वो। तो मैंने देखा एंड देन इट्स इम्पॉसिबल उस समय उसके सामने बैठ खड़े होकर काम करना ये कौन फैक्ट्री सी ईयर में। की बात है आपकी? ये 2015 की बात है। 2015। ओ। और जब हमने इसके ऊपर फिर डीजी सेट में वो किया है एक इंस्टॉलेशन, व्हेन आई वाज आस्क्ड टू मेक एन आर्ट इंस्टॉलेशन, मैंने सोचा यार क्यों ना हम्म। वो आर्ट इंस्टॉलेशन कूलिंग भी करे और ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व करे, हम्म। नॉट जस्ट एन आर्ट इंस्टॉलेशन। तो हमने एक प्रोटोटाइप बनाया था पहले हमने ईंट का बनाया था ये प्रोटोटाइप, ब्रिक से। कुछ जैसा जाली टाइप का बना के पानी डाल के हमने देखा कि क्या ये जो कॉन्सेप्ट है ये काम करता है कि नहीं करता। तो हमने देखा कि उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। सीमेंट ब्रिक, टेराकोटा का जो टेराकोटा का जो ब्रिक होता है उससे हमने बनाया था। तो फिर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था एंड द क्लाइंट्स आर आल्सो हैप्पी। आई बिलीव कूलेंट का कंसेप्ट ही टेराकोटा पे है, राइट? टेराकोटा कूलेंट पूरा मिट्टी से बेस्ड है। हाँ हाँ। क्यों मिट्टी एक हर जगह मिल जाता है, इट्स वेरी एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो हमने सोचा उसी से क्यों ना बना लें। तो गॉट सम रियली गुड रिस्पॉन्स। फिर हमने क्या किया कि वो कॉन्सेप्ट को लेके आई वेंट टू सम फ्रेंड्स ऑफ माइन जो कुछ बचपन के दोस्त हैं हु आर डूइंग रियली, आई मीन दे आल्सो हैव साइंस बैकग्राउंड। एक्चुअली वन ऑफ देम इज अ साइंटिस्ट। अच्छा। मैंने बोला ऐसा कुछ करने को सोच रहा हूँ। मैंने बोला यार कैन यू हेल्प मी विद दिस, क्या हम इसका CFD कर सकते हैं, एनालिसिस करके क्या और एनहांस करें इसको। फिर हमने वो ब्रिक्स को कन्वर्ट किया अर्दन पॉट्स में। फिर हमने उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया है और उससे परफॉर्मेंस कितना आएगा, कितना पॉट की डायमीटर कितना होना चाहिए, लेंथ कितना होना चाहिए, पानी कितना डालना चाहिए, एवरीथिंग इज मेजर्ड मैथमेटिकल हमने कैलकुलेट करके देखा कि यार ये चीज़ को हम अगर इसको ऑप्टिमाइज करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो ये सब प्रिलिमिनरी एनालिसिस करके फिर हमने साइट पे उसको बनाया और 2 साल तक मैंने उसको नहीं देखा क्योंकि आई वेंट फॉर, मैं स्पेन चला गया था 2015 में एंड करके देन आई थॉट कि चलो वापस आके देखता हूँ। व्हेन आई केम बैक, वहाँ से जब वापस आया तो मैंने देखा इसको परफॉर्मेंस क्या है कि कैसे काम कर रहा है। इवन 2 years later also people are really happy। तब मैंने सोचा कि चलो इसको एक बार 17 के एंड पे 18 पे पब्लिकेशन के लिए भेजूँ किसी मैगजीन में या फिर। सो वी पब्लिश एंड देन वी गॉट ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स। लोगों का जो रिस्पॉन्स था इट वाज अनबिलीवेबल। सो करेंटली इसके अंदर लाइक यू हैव डन सम अपडेशन कि पहला स्टार्ट ऐसा हुआ था 2015 के अंदर, यू नो लाइक मॉडल A आया, B आया, C आया, डिफरेंस वाइज। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि वी गॉट क्रेजी रिस्पॉन्स। आई मीन हम जितना हमने एक्सपेक्ट किया था 2018 में। सो यू बिकेम एक्टिव फ्रॉम 2017? 17 के एंड 18 से वी बिकम एक्टिव बिकॉज ये पब्लिश होने के बाद हमें यूनाइटेड नेशंस का भी एक ग्रांट मिला है, UN का। एंड तो उससे क्या है कि एक आइडिया जो था एक वो स्टार्टअप बन गया है बिकॉज हमें ग्रांट मिला, काफ़ी ज़्यादा मीडिया का रिस्पॉन्स मिला। तो वी बिकम काफ़ी एक्टिव होके देन 17-18 में, बिकॉज मुझे ज़्यादा स्टार्टअप्स के बारे में, बिजनेस के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो मुझे थोड़ा सा समय लगा उसको समझने में, बिजनेस क्या होता है, कि एक आइडिया को आप प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अपने आप में वो एक अलग जर्नी है। प्रोडक्ट बनाना बहुत इजी है, करेक्ट। बिजनेस एंगल थोड़ा काफी अलग रहेगा। बिजनेस एंगल बहुत टफ था उस समय बिकॉज आई हैड नो आइडिया कि बिजनेस चलाते कैसे। कैसे। करेंटली अभी क्या चल रहा है उसके अंदर? अभी उसके बाद हमने जैसे काफ़ी इम्प्रूव किया उसके बाद एंड कोविड टाइम में 2 साल हमें मिला और रिसर्च करने के लिए। तो फिर इसमें हमने 4 और प्रोडक्ट्स हमने निकाला है। बीहाइव के साथ साथ हमने बाइनरी, कोरल, कैक्टाई और एरोफॉइल्स ये और डेवलप करके कोविड में काफ़ी ज़्यादा समय मिला था रिसर्च करने के लिए। तो वी हैव डन अ लॉट ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्च, इसको बिल्डिंग्स में कैसे ले जा सकते हैं। पहले हमने एक डीजी सेट के सामने किया था आउटडोर एरिया में, बट हम चाह रहे थे कि इसको लेकिन मोस्टली यूज कहाँ पे हो रहा है आपका? लाइक होम्स के अंदर है, इंडस्ट्रियल के अंदर है? अब तो हम होम्स कर रहे हैं, स्कूल्स वी आर डूइंग, कुछ एक्सटेंट तक इंडस्ट्रीज में काम होता है उसमें वी आर डूइंग। बिल्डिंग के फसाड्स पे हम लोग अभी कर रहे हैं, फैक्ट्री के एलिवेशंस पे कर रहे हैं। मेनली स्टार्टेड फ्रॉम फैक्ट्री, राइट? इट स्टार्टेड विद फैक्ट्री डीजी सेट के सामने। सो कुछ एरियाज में जैसे आप टी प्लांटेशन में वी आर एक्सप्लोरिंग इट राइट नाउ। टी प्लांटेशन में एरियाज में, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी और इसका बहुत एप्लीकेशन है टी प्लांटेशन में। स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस तो सबसे बेस्ट है बिकॉज वहाँ पर एयर कंडीशनिंग वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उस एरियाज में दिस इज हैज़ मेजर एप्लीकेबिलिटी। रेजिडेंसेस तो हम करते ही है, रेजिडेंसेस एंड फार्म हाउसेस।
तो अलग अलग एप्लीकेशंस है, वी आर ट्राइंग इन डिफरेंट प्लेसेस. And what about the regional, you know, limitation? कुछ है restriction इसकी? ह्यूमिड एरियाज में थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम रहता है, बिकॉज ह्यूमिडिटी में इवेपोरेटिव कूलिंग ज़्यादा होता नहीं है, तो वो थोड़ा सा हमें क्या कहते हैं कि उस एरिया में ये सिर्फ एक शेडिंग और वेंटिलेशन सिस्टम की तरह काम करेगा. कूलिंग ह्यूमिडिटी वाले एरिया में कम रहता है उसमें. Can you break down the process? Like चलता कैसे है? आपने इंस्टॉल किया उसको, राइट? उसके बाद वाटर गिरा, लाइक क्या प्रोसेस किया उसका? इसमें मैं आपको एक बहुत अगर सिंपल सिस्टम बताऊं कि जैसे ये किस तरीके से चलता है. आपको पता है कि आप अगर राजस्थान में जाते हो तो जितना भी हम पुराना एक ट्रेडिशनल घर या हवेलीज वो बनते थे, तो उसमें एक जाली होता था और एयर की जो मूवमेंट था, कंट्रोल, वो सब चीज़ें दे यूज्ड टू बी वेरी यू नो इट ऑल यूज्ड टू वर्क इन अ ट्रेडिशनल मैनर, जिसको बोलते थे वर्नाकुलर आर्किटेक्चर. एंड आज की तारीख में ऐसा नहीं है. आप जयपुर जाइए, उदयपुर, जोधपुर, एनीवेयर यू विल स्टार्ट सीइंग लोकल, मतलब ग्लास बिल्डिंग्स. आजकल मतलब हर जगह पे मॉडर्न आर्किटेक्चर आ चुका है. तो हमारा ये बेसिक आइडिया ये था कि इसमें कि लोकेशन के हिसाब से, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो उसकी लोकेशन के हिसाब से हम इसको फसाड को हम डिज़ाइन कर सकते हैं. और डिज़ाइन हम इस तरीके से करते हैं कि जो आपका सन का जो डायरेक्ट हीट है और हीट रेडिएशन वगैरह बिल्डिंग में, पहले ये जो भी हमारा सिस्टम है वो हीट को रोक देता है, लाइक ए स्क्रीन शेडिंग की तरह वो काम करता है. और हमने एक और चीज़ किया था, जो ट्रेडिशनली जो शेडिंग डिवाइसेस है, जालीस और ये सब चीज़ें जो बहुत कॉमन है, इसमें हमने इवेपोरेटिव कूलिंग भी ऐड किया है. तो इससे बेसिकली क्या होता है कि जैसे शेडिंग के साथ अगर हमने इवेपोरेटिव कूलिंग ऐड किया है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे हवा पास होके आ रहा है, तो हवा ठंडा होके आपको अंदर मिल रहा है. तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि आपका अगर बिल्डिंग का जो फसाड है, एलिवेशन है, वही कूलर की तरह क्यों ना काम करे. तो ऑटोमेटिकली आपको जो हवा पास होके आ रहा है, तो नेचुरली आपको ठंडा होके मिल जाएगा. दैट इज द आइडिया. करेक्ट. सो मेनली व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि डाइवर्सिफाइड रेंज के अंदर ये लोग यूज कर रहे हैं, फ्रॉम कमर्शियल टू रेजिडेंशियल टू फैक्ट्रीज, राइट? मतलब एवरीथिंग इज कवर्ड. कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि हम छोड़ सकते हैं. हाँ, करेक्ट. एंड व्हाट अबाउट द ग्लोबल डिमांड? कुछ इसका आया आपको ऐसा रिस्पांस? देखिए, रिस्पांस आई थिंक ग्लोबली हैज बीन फैंटास्टिक. बहुत अमेजिंग रिस्पांस. सो यू आर वर्किंग आउटसाइड इंडिया? वी आर. हमें तो रिस्पांस तो काफ़ी जगह से मिला है, दुबई से और मिडिल ईस्ट से, पोर्चुगल से भी आया है, फ्रांस से आया है इंक्वायरीज, मेक्सिको, टेक्सास, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया. तो वाइल आई थिंक इंडोनेशिया में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम रिकमेंड नहीं करते, बट रिस्पांस तो हर जगह से आया है. अगर हम इसमें ये कह सकता हूँ कि जैसे फंडिंग अगर मिल जाता है हमें, तो वी कैन गो इंटरनेशनली. बिकॉज अभी तो सिस्टम ये रहता है कि हमेशा हम ये सोचते हैं कि क्या इंटरनेशनल अगर जाना है तो स्टार्टअप्स, वी आर अ स्टार्टअप. तो ये थोड़ा सा ये रहता है कि हम इंटरनेशनल स्केल कैसे करें और किसके साथ कोलैबोरेशन पार्टनरशिप्स करना है, हाउ डू यू डू इट. So these are things that we are exploring as a startup अभी इस समय, but response has been fantastic. So what is your, I mean, organizational structure right now? कि like you are the product head, या like कैसे इसके अंदर भी है structure? I handle the complete innovation, business strategy, and ये product development वगैरह. So we have a team who is very enthusiastic, young team, बहुत passionate है, जो people are working in what do you say, lot of research, R&D. हम as an organization we spend a lot on research and product development, and literally zero on marketing and this one, because as a structure हम ये चाहते हैं कि लोगों को हमारे काम के बारे में ऑर्गेनिकली पता चले और खुद हमारे पास है, नॉट लाइक by forcing sales videos and all of that. Yeah. तो हम उसमें बिलीव नहीं करते, तो वी फोकस, वी वेरी लिटिल ओल्ड स्कूल दैट वे. भले थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाए, बट वी वांट पीपल टू नो वर्ड ऑफ माउथ, और उनको दूसरों के थ्रू पता चले काम. आई बिलीव आपको अवार्ड भी मिला था अभी गवर्नमेंट से, राइट? हाँ, रिसेंटली वी गॉट a national award. Yeah, from which is felicitated by the Honorable President of India. So we got the नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी इनोवेशन अवार्ड लास्ट अभी वो मिला था. उसका थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ, कैसा था? कुछ तो डिफरेंट लगा होगा, लाइक यू आर डूइंग सच अ ग्रेट इनिशिएटिव, और वो नेशनली अप्रिशिएट हुई चीज़, राइट?
एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हमने अवार्ड के लिए अप्लाई किया था या फिर हमने व्हाटएवर दैट इज, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमें कुछ ये मिलेगा, बट हमेशा जब भी अवार्ड किसी भी चीज़ के लिए हम अप्लाई करते हैं तो ये रहता है कि हम अपने आप को थोड़ा सा पुश करें, सो यू हैव टू डू बेटर सो दैट यू एटलीस्ट क्वालिफाई फॉर दैट। हम ये देखते हैं कि दैट इज द मेन पर्पस, द वे वी लुक एट। तो जब हमने इसके लिए भेजा था, सो देन दे गॉट बैक टू अस सेइंग कि यू गॉट सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड एंड ऑल ऑफ दैट। तभी हम सोच रहे थे कि ठीक है, लेट्स कीप डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, बिकॉज उससे ये प्रोसेस के थ्रू काफ़ी कुछ आप खुद का भी मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर समथिंग लाइक दिस। Then but finally when we came to know कि हमने actually ये award जीता है, I couldn't believe it. So I really couldn't believe it because it is a big thing. काफी अच्छा scrutiny था and lot of jury reviews. The whole process was for 6 months. 6 महीने का process था जिसमें we had 2 juries in which people have taken a look at the work completely, ये क्या है क्या नहीं and everything. Technical jury था. So it is nice. And then जब मैं वहाँ गया था एक्चुअली अवार्ड सेरेमनी में, जब मैंने देखा कि और लोगों को जो बिग ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टर्स एंड दिस डूइंग सम फैंटास्टिक वर्क अराउंड कार्बन फुटप्रिंट एंड ऑल, काफ़ी इंस्पायरिंग था कि हम भी वी कैन डू सम, आगे हमें कैसे एज एन ऑर्गेनाइजेशन बढ़ना चाहिए, किस तरीके का हम लोग और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या है। सो इट वाज नाइस एक्सपीरियंस एज सच, फैंटास्टिक। या That's great. And secondly, you were telling about the NGO part, right? तो वो उसके बारे में थोड़ा आप बताओ सबको, like what is it, what that you are doing? We are working on a project अभी, I think almost वो finish होने वाला है already. 60% of the work is complete. I can say one of my favorite projects अभी तक हमने जो किया है, क्योंकि it is for a cause, because this NGO focuses on education for underprivileged. तो it's called Vidya and Child NGO in Noida. Okay. So उसमें जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, they come from all like local backgrounds, जिनका family का the financial structure is not so very good and all that. तो इसमें ये चैलेंज हमने रियलाइज़ किया कि उनके लिए जो जैसे नॉर्मल जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, बाकी जो भी स्कूल्स होते हैं, उनमें आजकल तो हर स्कूल में आपको एसी प्रोवाइड करते हैं, एसी बसेस होता है, लाइक घर से आप निकलते तो मतलब से लेके घर से वापस आते तो सब बच्चे आजकल एसी में रहते हैं, विच इज़ नॉट रियली गुड। बट इन बच्चों का हालत ऐसा है कि आप सोच नहीं सकते, इफ़ यू गो टू द स्कूल, आप दोपहर को उस क्लासरूम में नहीं बैठ पाएंगे। ऊपर का एक टिन की शेड पड़ा हुआ है और सामने से विंडोज़ है, और उनका मतलब जो इस वजह से जो नॉर्मल बच्चे को अगर ऐसे एनजीओज भी अगर उनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। So you have installed the coolant there? Yes, we have installed the coolant there. अभी वो that's what I'm saying कि 60-70% of the work is complete. We're almost like in the process of finishing it. तो मैं ये कह रहा था कि but by doing something like this, which is a low energy cooling system, इसमें if we can make an impact there, अगर बच्चों को if we can provide cooling and if we can improve the lives of like kids underprivileged, I think I believe that's one of the best things that we can do as a startup. तो ये होने के बाद एक्चुअली ये फर्स्ट हमारा एक्सपीरियंस था। इसके बाद जब जैसा हम ये कर रहे थे तो और स्कूल्स हम अप्रोच किया है, अच्छा, एंड मैंने रियलाइज कि ये स्टोरी इज ऑल ओवर इंडिया, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पर फैसिलिटीज़ इतना ज़्यादा नहीं है, रिसोर्सेज कम है, उस केस में स्कूल्स में जहाँ पर हीटिंग का वो मेजर प्रॉब्लम रहता है, तो ये हर जगह पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो अभी आपने एक ही स्कूल में किया या मल्टीपल के अंदर हो? जैसे इसके बाद करने के बाद अभी और स्कूल्स हम लोग अभी पे काम कर रहे हैं, तो इस पे और एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, इन द सेंस मैं स्कूल्स की बात कर रहा हूँ प्रोजेक्ट। सो जैसे ये होने के बाद अभी इस साल हम काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स को टारगेट करेंगे कि हम लोग चाहते हैं कि स्कूल्स में हम लोग जितना ज़्यादा कर पाएंगे तो वी विल बी वेरी हैप्पी। सो यू आर गेटिंग ऑर्गेनिक रिस्पॉन्स स्कूल से कि या वी वांट टू इंस्टॉल अ कूलेंट प्रोजेक्ट एट आवर प्लेस? यस, डेफिनेटली। अभी वेस्ट बंगाल से वी गॉट इंक्वायरीज फ्रॉम लाइक रिमोट एरियाज। And what is the process? कितना टाइम लगता है इसको इंस्टॉल करने में? देखिए, देयर आर like rough idea अभी पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस टेक्स अराउंड 45 days to 2 months. And what is the shelf life इसकी? Shelf life तो it is like 10-15 years, because material पे there is not much that will happen. Terracotta is very robust, काफी strong है, आप easily
we can say 10 to 15 years on the material, nothing will happen to the material. अच्छा 10-15 साल कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं होगा. That's nice. Yeah. और इसके मतलब like from comparing from AC to this, like अब मेरा main question है for the residential point of view. क्या users इसको easily accept करेंगे like AC के replacement में? We are Especially getting in place like Delhi. मैं रिप्लेसमेंट नहीं कहूँगा. हाँ. रिप्लेसमेंट इज एन आइडियलिस्टिक सिनेरियो. हाँ. हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी घर में किसी भी कहीं पे भी अगर हम इसकी बात करें तो अगर अपना एसी का जो कंजम्पशन है हाँ. with the help of systems like this you can bring it down by 40 to 50%. 40-50%. आप उसको कम कर सकते हैं with the help of this and because there are times in which natural solutions में एक constraint रहता है तो पूरा साल भर में कुछ समय ऐसा होगा जिसमें इसकी परफॉर्मेंस आपको फुल नहीं मिलेगा. ये हर नेचुरल सिस्टम्स के मॉनसून एरियाज में इसका परफॉर्मेंस कम रहता है और बाकी एरियाज में ये रहता है. बट कोशिश है कि जो पीक गर्मी है अगर उसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बाकी टाइम में अगर हम एसी का कंजम्पशन हम कम करें तो ऑटोमेटिकली आपके जो एयर कंडीशनिंग की जो लोड और डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा उसमें. तो मैं डेफिनेटली इसको रिप्लेसमेंट नहीं कहूँगा लेकिन इट्स अ रिडक्शन मैकेनिज्म. हम इससे काफ़ी ज़्यादा इनको कम कर सकते हैं. And as a bootstrap, as you told, कि Coolant एक bootstrap है. Secondly, you are also running, Ant Studio. Yeah. First question, आप manage कैसे कर रहे हो both? Like दोनों एक practice अलग चल रही है, product अलग चल रहा है, right? दूसरा, what I understood, Coolant के अंदर अभी भी काफ़ी research की need है, as you are telling, कि हम इसको और expand कर सकते हैं, like at a mass level. तो उसके अंदर like how can you firstly manage it both at the same time? सेकेंडली इसको और कैसे आप एक्सपैंड करने की सोच रहे हो कि अच्छा मेरे पास फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट आए तो आई विल फर्स्ट इन्वेस्ट इन दिस देन वी विल डू दिस लाइक कुछ होता है ना रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 2 years or 5 years दैट यू हैव. सी ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है व्हाइल रनिंग बोथ द प्रैक्टिसेस दो पैर पे खड़ा होना ज़्यादा आसान है एक पैर से ज़्यादा. करेक्ट. क्योंकि अगर एंड स्टूडियो जो आर्किटेक्चर प्रैक्टिस है उसी से उसका स्पिन ऑफ ही कूलेंट है. ऐसा नहीं कि मैंने दो अलग अलग स्टार्ट किया है. एंड स्टूडियो इज अ कंसल्टेंसी फर्म. उसमें कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है. जैसे कंसल्टेंसी आपका इनकम जनरेट होता है यू विल सर्वाइव ऑन दैट. जैसे जैसे आपको प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे तो वैसे आपका नंबर ऑफ टीम आपका बढ़ता रहेगा एंड इट विल सेल्फ सस्टेनिंग. उसमें किसी एक्सटर्नल फंडिंग की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स अ प्योरली कंसल्टिंग फर्म. करेक्ट. कूलेंट इज अ प्रोडक्ट कंपनी जो एंड स्टूडियो के थ्रू ये फॉर्म हुआ है. इट्स अ स्पिन ऑफ बिकॉज जब ये हमने देखा कि इसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है एंड इट्स ऑल्सो प्रोडक्ट इट्स नॉट अ कंसल्टेंसी एनी मोर. तो नेचुरली हमने एक स्टार्टअप की तरह उसको स्टार्ट किया है. आफ्टर आई स्टार्टेड एंड स्टूडेंट 2014. 2018 में जब ये सक्सेस हुआ था 17-18 के आसपास व्हेन दिस इज फॉर्म 4 or 5 years आफ्टर द एंड स्टूडियो. तो इनिशियल केस डेज में एंड स्टूडियो का जितना भी वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उससे थ्रू एंड ऑल्सो थ्रू ग्रांट्स दैट वी वन. हमने यूनाइटेड नेशंस के ग्रांट जीता है और व्हाट डिज़ाइन कैन डू के ग्रांट जीता था. सोशल अल्फा के ग्रांट हमने जीता था. उससे कूलेंट को हमने सस्टेन किया. एंड कई बार अगर मान लीजिए कि कुछ कूलेंट में किसी फंडिंग की ज़रूरत है तो जो भी इनकम आई वाज जनरेटिंग फ्रॉम एंड स्टूडियो इज सफिशिएंटली उससे इसका सस्टेनेंस मिल गया. So you haven't tried some, investors की रोल इन कर सके हम इसके अंदर? इन्वेस्टर्स अभी तक एक्टिवली हमने परसीव नहीं किया है. बट गोइंग फॉरवर्ड जैसे नाउ वी हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड एवरीथिंग ऑन लास्ट 1 year से वी आर आल्सो रेवेन्यू जनरेटिंग. सो वी आर एक्चुअली व्हाट यू से almost break even right now. Okay. Within 1 year itself. That's good. So we are almost break even. So going forward, I'm sure I think next year onwards I think we will be profitable as a company. तो so उस हिसाब से देखा जाए तो definitely I think for company वैसे कूलेंट को going forward in the next 1 year हमें कंपनी चलाने के लिए फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन अगर हमें स्केल करना है और बहुत जल्दी स्केल करना है और बहुत जल्दी हमें और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अभी जैसे साल में हम एक एक्स अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो उसको अगर हमें 10x करना है तो उस केस में हमें स्केलिंग और ग्रोथ के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. और सो वी आर नाउ लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स. पहले हम इन्वेस्टर्स को ढूंढने रहते बट नाउ गोइंग फॉरवर्ड वी विल बी लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स. Say within 6 months or 6 months. We are already in the process of talking to some investors, pitch decks and all that. तो इस समय वो प्रोसेस चल रहा है. That's good. Yeah. Probably इससे भी कुछ रिस्पॉन्स आते हो सकता है किसी को अवेयरनेस हो जाए कि ठीक है एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट चल रहा है ऑलरेडी दे आर ब्रेक इवन राइट. Yes. उससे फर्क So we are already break even. Yes.
करेक्ट ये अच्छा है काफ़ी. एंड नाउ कमिंग टुवर्ड्स वापस एंड स्टूडियो, लाइक एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट दैट यू हैव इन माइंड कि ये अब तक का बेस्ट था मेरा? ये हमें हमेशा ऐसा लगता है कि जिसमें क्लोज टू यू, जो आपके मैंने काफी कहा close कि हो. जैसे डेकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था, हम्म, डेफिनेटली इट इज स्पेशल बिकॉज हमने एक्सपेक्ट नहीं किया कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलेगा. एंड वो भी हमने फैक्ट्री में किया. जब किया था तो सोचा नहीं कि वो आज की तारीख में वो एक स्टार्टअप बन जाएगा या फिर एक कूलेंट का. बट वी डिड अ प्रोजेक्ट थिंकिंग कि उस समय लोगों को ये प्रॉब्लम था, हमें इसी तरीके से हैंडल करना चाहिए. एंड दैट वाज ओनली द थॉट प्रोसेस. बट देन व्हेन आई लुक बैक, एक्चुअली वो हमारा पूरा Turning point. इट्स अ टर्निंग पॉइंट पूरा जो फर्म का और स्टूडियो का. It has changed the complete, you can say everything. So definitely it's one of a very special projects, no doubt about it. And going forward, like I told you already, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, उसके थ्रू अगर social impact हो सकता है तो that's the best. So while we are working on houses, farmhouses, we do a lot of work for, because like I said, our target is around to show सस्टेनेबिलिटी विद लग्जरी. मतलब लोगों का परसेप्शन चेंज करना है कि सस्टेनेबिलिटी की मतलब सिर्फ मिट्टी का घर नहीं है. करेक्ट. हम अपना लाइफस्टाइल के हिसाब से भी कर सकते हैं. दैट इज द मेन थिंग दैट वी आर फोकसिंग ऑन. आई बिलीव एक मॉडर्न आर्किटेक्चर के चक्कर में भी सस्टेनेबिलिटी थोड़ा कहीं ना कहीं वो डिफीट होता है. तो हम ये प्रूव कर रहे हैं कि उस करने की जरूरत नहीं है. आप दोनों एक जगह पे सेल्फ मतलब कोएग्जिस्ट कर सकते हैं. सो यू आर कंबाइनिंग, वी आर कंबाइनिंग बोथ लग्जरी एंड सस्टेनेबिलिटी. तो इस तरीके के हम काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स करते हैं. फार्म हाउसेस, विलास, इंडिविजुअल हाउसेस. And we are also working on what do you say, one museum. एक 3-4 commercial complexes we are working on. I saw आपके उसके ऊपर एक पोस्ट इंस्टा पे that you are working in Leh coincidence. Yes, मैं उसी पे आ रहा था. But my favorite projects are the schools. मेरा favorite project schools है, क्योंकि स्कूल में हम सिर्फ एक या दो क्लाइंट्स की इनकी हम इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं. वहाँ पर हमारे पास एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी मिल जाता है जिसमें हम कुछ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का इम्पैक्ट करने के लिए, और उनको ये भी हम सिखा सकते हैं हमारे काम के थ्रू कि सस्टेनेबिलिटी क्या होता है एंड हाउ कैन यू डू मोर वर्क अदर देन दिस. From day one you are that is there. So showing them कि sustainability है स्कूल के. In a real application, उसके थ्रू प्रोजेक्ट के थ्रू अवेयरनेस भी हो जाता है. एंड दे कैन गो एंड कन्विंस देयर पेरेंट्स कि सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, कि क्या होना चाहिए. सो लाइक आंसरिंग योर क्वेश्चन, माय फेवरेट प्रोजेक्ट्स व्हिच आर देयर इज डेफिनेटली आज की तारीख में schools and institutions are my favorite projects to work on. And I'm working on 3 schools right now, other than the NGO. और schools है जिस पे we are talking. So schools are definitely my best, favorite projects. Any specific detail for the Leh one? क्योंकि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था इतने हाई लेवल पे जाके. ले में हम लोग काम कर रहे हैं with the you must be already aware of Mr. Sonam Wangchuk. He's a visionary. उनका काम बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है. Correct. And उनसे मिलके भी ऐसा लगता है कि उनका thought process और it's another level altogether. So we are working on a school with him. And in the Hayal University campus, एक नया यूनिवर्सिटी कैंपस बन रहा है हयाल में. So they are also completely passive, using very less electricity and natural resources. Completely with natural resources. Very less with you can say artificial electricity and all that. So whole project is sustainable again? Absolutely 100% sustainable. Very, very less cement, very less concrete. Completely with what do you say, local stone, cement mortar, mud. जो भी आपका लद्दाख में, you can say that, and 100% passive heating. That's nice. Complete passive heating. So yeah, definitely. अभी कहाँ तक पहुँचे वो? Is it complete या होने वाला है अभी? No, we are already working. Construction चल रहा है उसका अभी. अच्छा. तो plinth level cross होके we are coming to the walls right now. Plinth वगैरह वो सब foundation, plinth वो सब हो चुका है. अभी हम we'll be starting with the walls soon. Okay. And lastly, कुछ आप और इंसाइट देना चाहेंगे सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, लाइक फॉर द फ्यूचर जनरेशन? सबको लाइक पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, या एनी पर्टिकुलर मैसेज दैट यू हैव? सिंपल है एक्चुअली. मुझे ऐसा लगता है सस्टेनेबिलिटी कोई आज की तारीख में इट्स नॉट अ लेयर. मतलब इट इज़ मैंडेटरी. मतलब इट्स अ प्री गिवन.
अगर हम कह रहे हैं कि यार मैं एक बिल्डिंग या कुछ कर रहे हैं और देन उसके ऊपर हम उसको हम सस्टेन भी बना रहे हैं कि हम किसी को फेवर नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ अपने लिए हम फेवर कर रहे हैं। For the human kind. Yes, for our own well-being, because आपका हेल्थ से भी बहुत फर्क पड़ जाएगा, and for also for the look at the kind of issues that we are having. पहले समर हॉलीडेज होते थे, विंटर हॉलीडेज होते थे, आजकल पोल्यूशन हॉलीडेज हो रहा है। ये अभी दिस इज द लाइफस्टाइल दैट वी आर लिविंग इन। ट्रू। तो ये अगर कोई हमसे कहता है कि आपको 10 साल पहले कि जैसे समर हॉलीडेज, विंटर हॉलीडेज, आपको पोल्यूशन हॉलीडेज भी मिलने वाला है स्कूल्स में, हम सोच नहीं सकते थे इस चीज़ को। सही बात है। तो बट दैट इज़ व्हाट वी आर इन राइट नाउ, दैट इज़ व्हाट द थिंग्स आर मूविंग। एंड अगर हम एनवायरनमेंट को केयर नहीं करेंगे, अगर कुछ नहीं करेंगे, तो फिर इट्स सो अगर कोई भी अगर घर बनाते हैं अपना, विच इज़ दिस थिंग, वो एक तो लाइक यू नो व्हाइल यू डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट फंक्शनैलिटी, ये सब चीज़ें, घर कैसे बनता है और उससे एनवायरनमेंट के ऊपर कितना असर पड़ता है, इम्पैक्ट कितना होता है, वो भी सोचना बहुत ज़रूरी है। वो ये एक एज अ लेम मैन कोई इतना सोचता नहीं इसके बारे में, राइट? हाँ, सोचना चाहिए और उसके ऊपर केयर करना चाहिए, नहीं तो मतलब आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। आई लाइक वन थिंग आपने कहा कि बच्चों को लाइक यू आर क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स, उसके अंदर बच्चों को डे 1 से अगर वो दिखाया तो दे कैन इन फ्यूचर इम्प्लीमेंट इन देयर ओन हाउसेस, दैट इज द रीजन, इट्स आल्सो लाइक अ मैकेनिज्म टू टीच देम, कि हम अपने घर को ये दिखा सकते हैं कि यार हमारा जो उनके पढ़ाई करने के जो एनवायरनमेंट है, वही बच्चे आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड करेंगे, वही बच्चे जाके फ्यूचर में जाके वो अपना पेरेंट्स पे भी बहुत, वो जो बच्चे जो पढ़ते हैं वो अपना पेरेंट्स को भी एजुकेट करते हैं, एंड दे कैन टेल देयर पेरेंट्स कि पापा ये करना नहीं चाहिए, दिस इज रॉन्ग, दिस इज लाइक यू नो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप हम ये करने से इतना एनवायरनमेंट को ये इम्पैक्ट रहेगा। सही बात है। सो द फ्यूचर जनरेशन इज द किड्स, दैट्स द रीजन व्हाई आई सेड कि स्कूल्स आर माय फेवरेट। आई बिलीव आजकल की जनरेशन में लाइक काफ़ी ज़्यादा वो है, इन्फ्लुएंशियल भी है और स्मार्ट भी है। दे विल अडैप्ट टू इट। एब्सोल्युटली, राइट? यस। ठीक है मनीष, थैंक यू सो मच इस एपिसोड के लिए। आई बिलीव सबको कुछ नई नॉलेज मिली होगी और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा ये एपिसोड करके। डेफिनेटली, आई रियली लुक फॉरवर्ड टू hearing the response from the audience. Yeah, correct. अगर उनका अगर कोई thoughts है इसको लेके या फिर कुछ भी anybody would like to add on it, it'll be great to connect with them. करेक्ट। कोई आपको क्वेश्चन आप सर को डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, नीचे कमेंट भी कर सकते हो, राइट? Yes, absolutely. Great. Thank you so much Manish once again.